हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं राजस्थान से हेमंत प्रकाश जी, जिन्होंने आरआरबी स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन 2021 क्लियर किया है। मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ हेमंत जी आपका स्टडी आईक्यू पर, और आपको ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पूरी स्टडी आईक्यू की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। और साथ में कल होने वाले गणतंत्र दिवस की आपको अग्रिम शुभकामनाएं पूरी टीम को। और इस वीडियो को देखने वाले सभी बच्चों को भी जो अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामनाएं। हेमंत जी, हमें बहुत खुशी है कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं और आप इस एग्जामिनेशन के बारे में सभी को बताएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, फिर हम एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे। हाँ जी, जरूर, क्यों नहीं। मेरा नाम हेमंत प्रकाश है और मैं राजस्थान के एक नागौर जिले के छोटे से शहर मेड़ता सिटी से बिलोंग करता हूँ। मेड़ता सिटी यानी कि जो मीरा की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। और मीरा का नाम आप सबने सुना ही होगा। एक जगत प्रसिद्ध कवियत्री हुई थी, तो वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और 2018 में जो मैं आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक में एज ए ऑफिसर वन यानी कि पीओ के रूप में सेलेक्टेड हुआ था। और उस टाइम मैंने जो है सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक यानी गुजरात में जो है वहां पर ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने जो है 2 साल के बाद स्केल 2 का एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की। और स्टडी आईक्यू को देखने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि मैंने करंट अफेयर्स या बैंकिंग के लिए दूसरा किसी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ना मैंने कहीं से कोर्स लिया। और जो गौरव सर का पढ़ाने का जो तरीका है, भले ही वो अपनी शक्ल ना दिखाए, मैं भी चाहता हूँ भले मेरा इंटू ऐसे ही हो लेकिन मैं शक्ल ना दिखाऊं, लेकिन उनका बोलने का जो एक्सप्रेशन है, कहते हैं ना बोलने से चीजें बिकती है, तो उन्होंने वही किया और लोगों पर अपना इंप्रेशन छोड़ा है। तो उनकी बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। और स्केल 2 में मैं एक बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जो है सेलेक्ट हुआ हूँ। और मुझे बहुत खुशी है। और मैं तहे दिल से स्टडी आईक्यू की टीम और स्पेशली गौरव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिस पर वो आंख बंद कर के विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, करंट अफेयर्स या बैंकिंग में जो है वो 100% मार्क्स ला सकते हैं। हेमंत, आपने बताया कि अभी आप ऑलरेडी आरआरबी पीओ हैं और अभी आपने स्केल 2 ऑफिसर के तौर पे आपका चयन हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस एग्जामिनेशन के बारे में भी आपसे समझना चाहूंगी। ये एग्जामिनेशन क्या है, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस एग्जामिनेशन? आईबीपीएस के द्वारा जो है आरआरबी के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है ऑफिसर लेवल के लिए, जिसमें ऑफिसर 1 यानी पीओ, फिर ऑफिसर 2 और ऑफिसर 3 के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। तो ऑफिसर स्केल 1 के लिए किसी भी तरह के अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। ऑफिसर स्केल 2 में आपको जाने के लिए यानी जिसमें मैं सिलेक्शन हुआ है जनरल बैंकिंग ऑफिसर, उसमें आपको मिनिमम 2 साल का जो है बैंकिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि आप किसी भी शेड्यूल बैंक में, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, आप में 2 साल का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं, अपेयरिंग कर सकते हैं। इसमें जो है सिर्फ एक ही एग्जाम्स होता है, वो मेंस एग्जाम होता है, जिसमें 4 सेक्शन होते हैं। क्वांट का होता है, रीजनिंग का होता है, कंप्यूटर होता है, हिंदी, और एक बैंकिंग अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स का होता है। हेमंत जी, या तो आपने पैटर्न बताया और बहुत सारे लोगों को समझ में भी आएगा, और जो एस्पायर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के उनको ऑलरेडी पैटर्न पता होगा। जो पीओ से इस एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, अ, कितना लेवल है पीओ जैसा ही एग्जामिनेशन का, और क्या एड ऑन होनी चाहिए इस तैयारी में? इसमें जो है वो मेन फोकस होता है वो आपकी एक्सपीरियंस पर, जो आप काम करते हैं बैंक में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है बैंकिंग में। नो, मेनली जो है फोकस होता है वो आरबीआई के जितने भी सर्कुलर होते हैं लेटेस्ट, तो आरबीआई जितने भी अपडेट करता है आपको उन पर फोकस होना चाहिए। रेगुलर अपडेट्स होनी चाहिए आपको आरबीआई की साइट से। इसके अलावा आपको करंट्स में जो इकोनॉमी से रिलेटेड या फाइनेंशियल से रिलेटेड जितने भी चेंजेस होते हैं या जितने भी बदलाव होते हैं उस पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत रहती है। आपको इसमें स्टैटिक और करंट पर इतना फोकस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जो इकोनॉमी और फाइनेंशियल जो है उस पर आपको फोकस करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और
इसका जो पैटर्न है उसमें रहता है कि आरबीआई से रिलेटेड जितने भी सर्कुलर है उसमें से 70 to 80% क्वेश्चन इसमें पुटअप किए जाते हैं, और उसी में लेटेस्ट पैटर्न जो लास्ट 6 to 7 मंथ के आरबीआई के जितने भी सर्कुलर है उसी के पैटर्न पर इसमें एग्जाम होता है। इसके बाद बात करते हैं हम क्वांट की। तो क्वांट और रीजनिंग का जो पैटर्न होता है वो मॉडरेट होता है, इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं होता है, आप उसमें अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो। और उसके बाद बात आती है कंप्यूटर की। तो 20 मार्क्स का होता है, उसमें भी आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो। फिर आपके पास इसमें चॉइस होता है कि आप हिंदी चूज करना चाहते हो या इंग्लिश। तो ये कैंडिडेट पर डिपेंड करता है कि वो किस में मार्क्स गेन कर सकता है। मैंने इसमें हिंदी चूज किया तो इसमें मैं एक एवरेज बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया था, 40 out of 28 मेरे इसमें आए थे। तो मैं मानता हूँ यही, अगर जिसको हिंदी प्रेफर करना है वो हिंदी में मार्क्स कवर कर सकता है, जिसको इंग्लिश प्रेफर है वो इंग्लिश में मार्क्स भी कवर कर सकता हेमंत, ये तो आपने बताया कि क्योंकि जो भी स्केल 2 एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं वो ऑलरेडी स्केल 1 ऑफिसर्स हैं। अ, बस क्या एड ऑन करना है ये बहुत जरूरी है उनको समझना एग्जामिनेशन की डिमांड के हिसाब से। अब हम आते हैं और एग्जामिनेशन में जो मेंस में अलग अलग सेक्शंस हैं उसको थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करेंगे। आपने क्या सोर्सेस फॉलो किए, कितना टाइम प्रिपेयर किया और कितना टाइम दिया हर एक सेक्शन को? है। इसमें सबसे पहली बड़ी बात है कि इसमें किसी भी तरह का सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है, यानी आपके पास पूरा टाइमिंग है, आप किसी भी पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। मतलब आप कोई सा भी सेक्शन उठाकर उसमें से चूज कर सकते हो, आपका जैसा भी पैटर्न फॉलो करते हो। सबसे पहले आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना मॉक देना स्टार्ट कीजिए, और जो आप मॉक में फॉलो करते हैं अपना, उसी को पैटर्न को एग्जाम में भी फॉलो करना चाहिए। कई लोगों का ऐसा रहता है कि भाई मेरा मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है, क्वांट तो मैं पहले उसको करना चाहता हूँ, उसमें आप 60 to 70 मिनट दे सकते हैं क्योंकि 2 आवर्स का टाइम इसमें होता है। बाकी के 50 मिनट्स जो है उसमें आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जो भी, प्लस जीए और कंप्यूटर को दे सकते हो। तो मोर देन सफिशिएंट टाइम है 50 मिनट्स। मेरे केस में ऐसा था कि मैंने सबसे पहले बैंकिंग, कंप्यूटर और हिंदी को चूज किया, उसके बाद मैंने मैथ्स और रीजनिंग को टाइमिंग दिया था। तो वही है, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट में भी इसी तरह से पैटर्न को फॉलो कर रहा था। तो मैं वीडियो देखने वाले सभी एस्पिरेशन वाले को कहना चाहूंगा कि आप पहले अपना मॉक प्रिपेयर कीजिए, और मॉक में जो आपको कन्वीनियंट हो लगता है कि आप मैथ्स या रीजनिंग में से पहले फॉलो करना चाहते हैं, या फिर आप जो है बैंकिंग, कंप्यूटर या हिंदी को फॉलो करना चाहते हैं, बट उसी पैटर्न को आप एग्जाम में फॉलो करना। एग्जाम में जाके आप किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट मत करना, ये आपके लिए सबसे बड़ी भूल हो सकती हेमंत, आपने जैसे ये बताया कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पैटर्न में आप मॉक टेस्ट देते हैं उसी पैटर्न में आपको जो एक्चुअल डी में आपका पेपर है वैसे ही देना है। कब से मॉक है। टेस्ट देना आपने शुरू किया स्केल 2 एग्जामिनेशन के लिए? मैंने 15 के आसपास मॉक टेस्ट दिए थे, वो लगभग एग्जाम होने के 1 महीने के अंदर अंदर। क्योंकि पहले मेरा था कि फोकस के आप एक 70 to 80% जो है अपना सिलेबस क्लियर कर लो, ताकि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप मॉक टेस्ट में कुछ मार्क्स गेन कर पाओ। और उन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको जो लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स और बैंकिंग है उस पर तो आपका पूरा फोकस रहना चाहिए। और उसके लिए मैं आप सभी को एक ही बात सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप गौरव सर को फॉलो करो, उनकी बातें सुनो, और उनका जो डेली करंट अफेयर्स के बीच में जो वो चीजें एड ऑन करते हैं उस पर आप अपना ध्यान दो। आपको कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कह सकता हूँ आप 6 महीने उनको फॉलो करोगे तो आप खुद सामने वाले को बोल सकते हो कि हाँ, गौरव सर इज द बेस्ट। और उसके अलावा आपको आरबीआई की साइट पर रेगुलर आरबीआई के सर्कुलर को फॉलो करना है, क्योंकि उसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। हेमंत, ये तो आपने बताया मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट का जितना इंपॉर्टेंस है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें। तो ये अगर आप समझा सके। हाँ, देखो ऐसा है कि मॉक टेस्ट तो सब देते हैं, लेकिन क्या है कि उसका वापस सॉल्यूशन देखने में सबको ऐसा लगता है कि शायद मेरा मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं या मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। तो मैं उन सब लिए एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का डर जो अपने मन में है पहले तो आप उसको साइड में कर दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए मॉक टेस्ट है। आप उस पर जितना ज्यादा काम कर सकते हो वो आपके जो रियल एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं गया था मॉक टेस्ट देना, तो 200 में से मेरे 30 से 40 मार्क्स आए। फिर भी मैं कॉन्फिडेंट था, चलो कोई बात नहीं, मार्क्स तो आए।
भले लास्ट रैंक तक पहुंचा हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने उसको एनालाइज करना स्टार्ट किया कि उसमें से क्या पैटर्न चलता है। तो मैंने सबसे पहले मैथ्स को देखा, क्वांट को, उसके सब क्वेश्चन को मैंने फॉलो किया, उनका सॉल्यूशन निकाला। जहाँ नहीं समझ में आ रहा था वहाँ मैंने अपना रिसोर्सेज निकाला कि इसका कैसे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इसी तरीके से मैंने रीजनिंग में देखा कि किस तरह की नई आजकल पजल का पैटर्न आ रहा है, और नए नए जो है सिलोक्स का पैटर्न भी आने लग गया, और डायरेक्शन साइंस में भी उसमें भी नया पैटर्न आने लग गया। तो मैं सब उन चीजों को एनालाइज कर रहा था। वहां मुझे टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था, वो मुझे लग रहा था वो मेरे लिए बेनिफिशियल, वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा मॉक टेस्ट है। उसी तरीके से मेरा बैंकिंग में जो भी क्वेश्चन अगर मुझे नहीं मिल पाते तो मैं उनको नोट डाउन कर लेता कहीं पर साइड में कि अच्छा हाँ, इसका आंसर मैं नहीं मैच कर पाया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है या नहीं, वो आपको देखना पड़ता है, क्योंकि मॉक टेस्ट में जो है कुछ चीजें ओल्ड भी आती है। तो आपको उनमें से एनालाइज करना है कि आपने जो रिसेंटली पढ़ा है वो आपके काम की है या नहीं है। तो आप उसको साइड में नोट डाउन करते जाओ, करंट अफेयर्स और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। और उसी तरीके से फिर कंप्यूटर और हिंदी पर भी मैं इसी तरह एनालाइज करता था। मैं यही कहना चाहूंगा सभी से कि मॉक देने के बाद आप उसे पूरा टाइम दो, और अगले मॉक के लिए ये मत सोचो मुझे कल ही देना है। आप 1-2 दिन के लिए टाइम दे सकते हो। और मैं यही कहना चाहूंगा 10 से 15 मॉक मोर देन सफिशिएंट आप किसी भी एग्जाम के लिए। तब तक आप खुद में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके अलावा आप चाहो तो 10-10 से 15-15 मिनट के जो बहुत सारी ऐप पर अवेलेबल होते हैं एग्जाम, आप उनको फॉलो कर सकते हो, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी के लिए। हेमंत, ये मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट को एनालिसिस कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपने बताया। एक और जो चीज मैं आपसे आपकी जर्नी से जानना चाहूंगी वो आप ऑलरेडी स्केल 1 ऑफिसर थे, स्केल 2 के लिए एस्पायर कर रहे थे, कैसे आप मैनेज करते थे अपना समय? हाँ, थोड़ा दिक्कत होती थी, लेकिन स्केल 1 में आरआरबी में जो है इतना नहीं है, आप टाइम मैनेज कर पाते हो। तो मैं ये देखता था कि ऑफिस टाइम तो मेरा उतना ही रहना है, तो उसमें तो मैं किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं कर सकता। तो मैंने अपना शेड्यूल बदला, मैं मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट किया। थोड़ा बहुत टाइम मैंने मॉर्निंग में निकालना स्टार्ट किया। फिर शाम को मैं देखता था कि हाँ यार, सब लोग टीवी में बिजी हैं और सोशल मीडिया, मैंने उनके लिए थोड़ा टाइम इतना कम कर दिया। और मैंने जो वो टाइम जो मेरा उसमें इन्वेस्ट हो रहा था, इन्वेस्ट तो क्या मतलब वेस्टेज हो रहा था, उस टाइम को मैंने जो है अपनी स्टडी में लगा दिया। क्योंकि टाइम जितना आपके पास है उतना मेरे पास था। तो मैंने खुद को सिर्फ उन चीजों से साइड में कर दिया जो चीजें मेरे पढ़ाई में मुझे रुकावट पैदा कर रही थी, और मैंने अपना ध्यान सब जो है अपनी स्टडी पर लगा दिया। और रिजल्ट आपके सामने है। हेमंत, हमें बहुत खुशी भी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े एज स्केल 2 ऑफिसर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम, और आपकी पूरी टीम का, और स्पेशली गौरव सर का, जिन्होंने स्टडी आईक्यू के थ्रू बच्चों का भविष्य सुधारने में लगे हैं और उनको इंस्पायर कर रहे हैं। और मैं आपकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इसी तरह लोगों को इंस्पायर करते रहो। हेमंत, थोड़ा सा हम आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे। कैसा इंटरव्यू हुआ और कैसे क्वेश्चंस आपने टैकल किए? हाँ, डेफिनेटली। वैसे ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था आरआरबी स्केल 2 के लिए। एक बार पहले भी मेरा इंटरव्यू सेशन हुआ था, लेकिन मैं कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया था। तो इस बार मेरा ऐसा था कि क्वेश्चन पर्सनैलिटी से रिलेटेड थे, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपकी वर्किंग पहले से रिलेटेड थे, कि आप अभी किस तरह का काम कर रहे हो। जैसे कि आरआरबी जो है उसका नाबार्ड के अंडर में आता है, तो नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे सामने पुटअप किए गए थे। और आरआईडीएफ के, यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि नाबार्ड मैनेज करता है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन मेरे सामने जो है आरबीआई से रिलेटेड भी पुटअप किए थे। और कुल मिला के जो है, मतलब एक अच्छा इंटरव्यू कह सकते हैं। मतलब बिहेव ऐसा, वो मन में जितना डर लग रहा था कि हाँ इंटरव्यू पर, उतना नहीं था। एवरेज इंटरव्यू रहा मेरा, और बहुत अच्छा इंटरव्यू गया मेरा। हेमंत, लास्ट टाइम जब एग्जामिनेशन दिया था तो आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए थे, इस बार आपने कैसे उन कमियों को दूर किया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल की जो कट ऑफ थी उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। रिटर्न में कुछ मार्क्स मेरे कम रह गए थे। तो उसके बाद मैंने जब एनालाइज किया, तो और उसके बाद मैंने जब पता किया, तो मैंने इस साल के लिए 2021 की जो वैकेंसी थी उसके लिए मैंने 8 से 7 महीने पहले ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था।
और उसमें मेरा जो सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूँ वो था स्टडी आईक्यू का। क्योंकि मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि लास्ट एग्ज़ाम में जब मैंने दिया था तब मुझे स्टडी आईक्यू का बिल्कुल पता नहीं था और ना मैंने कभी उसको फ़ॉलो किया था। लेकिन मैंने जब अपने दोस्तों से सुना तो उसके बाद मैंने इसको फ़ॉलो किया और जैसे-जैसे मैंने गौरव सर के वीडियोज़ डेली देखता गया, उनके डेली के करंट अफ़ेयर्स और उसके बाद उन्होंने जो नई सीरीज़ बैंकिंग की स्टार्ट की, तो उससे मेरा इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, मैं बैंकिंग को भी अब अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, आप एक बार मॉक ट्राई कीजिए, स्टडी आईक्यू का एक बार सेशन लेके देखिए गौरव सर का, तो आप खुद देखेंगे कि हाँ, उन्होंने जो है इस सब्जेक्ट को जो है करंट अफ़ेयर्स और बैंकिंग को इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं वो और इतना अच्छा कवर कर रहे हैं वो, तो आपको कहीं से भी दूसरे रिसोर्सेज़ की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से 70 टू 80% मार्क्स जीके में या बैंकिंग में जो है ले सकते हैं और वही मेरे साथ भी हुआ। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा स्टडी आईक्यू की टीम और गौरव सर को स्पेशली। थैंक यू सो मच हेमंत, और पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें बहुत खुशी हुई कि आज आप जुड़े और पूरी जर्नी को शेयर किया, और पूरी टीम को आप पर बहुत बहुत नाज है। धन्यवाद, और आपके आने वाले उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये सब मौका दिया और गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएँ आप सभी को और आप एसटीडी आईक्यू की टीम को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद।